हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस फैकल्टी एट जेआर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक जो कि लाइट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है इस बार के सिलेबस में हमारे सीबीएसई ने बस लाइट को फर्स्ट टर्म में ऐड किया है। तो आपको ही पता है लाइट का बिल्कुल इन डेप्थ क्वेश्चन जो है वो पूछेगा हमारा जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें, सॉरी प्री बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें। तो मैं आपको अगर लाइट का ओवरव्यू बताना चाहूँ तो ये सारे ओवरव्यूज हैं, पर ये सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हैं। जबकि आपको ये पता है लाइट के हम लोग 3 पार्ट्स को पढ़ते हैं। पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन और तीसरा ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। मैं बस ह्यूमन आइज ही लिख दे रही हूँ। तो हम लोग बिल्कुल इस तरह से पढ़ते हैं। तो जब आप एनसीईआरटी का बुक खोलोगे तो आप देखोगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ये वाला तीनों पार्ट एक ही चैप्टर में बताया गया है। लेकिन जब आप साइड बुक का हेल्प लेते हो तो ये तीनों चैप्टर अलग अलग दिखाए जाते हैं। तो मैं यही आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप ये तीनों चैप्टर अलग अलग और अच्छे से पढ़ोगे तब आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनने का चांसेस है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैं तीनों चैप्टर को बिल्कुल अलग अलग और सेपरेट सेपरेट एज अ चैप्टर कंसिडर करके आपको पढ़ाऊंगी, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करूं। तो जैसे कि ये हमारा लाइट का फर्स्ट पार्ट होने वाला है जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो इसमें मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ और मैं आपको लाइट का ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग पहले तो लाइट का नेचर क्या होता है उसको पढ़ेंगे। लाइक जब आप छोटे होंगे तो आपने ऐसे लाइट के साथ बहुत सारे गेम खेले होंगे और बहुत सारे प्ले भी किए होंगे, तो उसमें लाइट का नेचर का यूज होता है, तो आपको उस टाइम पता नहीं चलता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे बड़े होते हो तो आप इससे फिजिक्स के एक पार्ट में पढ़ते हो ना, तो हम लोग नेचर पढ़ेंगे और नेचर के हेल्प से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो हमारे आसपास होते रहते हैं, जिसको कि हम लोग फेनोमेना बोलते हैं, वो होते रहते हैं, उसको भी समझेंगे। नाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सर्फेस। जितने भी प्लेन सर्फेस हैं, जैसे कि अगर मैं ये लैपटॉप की बात कर लूँ तो इसका सर्फेस बिल्कुल प्लेन है, तो क्या आप बोल सकते हैं इसके ऊपर रिफ्लेक्शन हो रहा है? तो हाँ, बोल सकते हैं। या फिर मैं बोलूं कि अगर आपके पास कोई भी सर्फेस है, लेट से आपका अगर बुक है, तो आपको ही पता है ये जो बुक है इसके ऊपर वाला जो सर्फेस होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, तो क्या ये रिफ्लेक्शन करता है? तो मुझे इसी को समझाने के लिए आपको इस टॉपिक को पढ़ाना होगा। तो यहाँ पर जितने भी प्लेन सर्फेस होंगे मैं उसकी बात करूंगी। नाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सर्फेस। आपको ही पता है जितने भी कर्व सर्फेस, जैसे कि अगर आप एक बॉल ले लो और बॉल को ऐसे कट कर दो बीच से, तो बॉल तो बिल्कुल स्फेयर होता है। अगर आप इसको बीच से ऐसे कट कर दोगे तो ये बिल्कुल हाफ पार्ट में हो जाएगा। तो ये हाफ पार्ट आपके पास जो बचेगा वो एक तरह का स्फेयर बन जाएगा, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो ये एक कर्व बन जाएगा। या फिर आपने अपने घर में स्पून देखा होगा, तो स्पून भी बिल्कुल कर्व होता है, तो क्या उसमें रिफ्लेक्शन होता है? तो ये भी हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। कई सारे स्टूडेंट ये दोनों टर्म को जब देखे होंगे तो वो पहले ही समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन में जो प्लेन सर्फेस की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं मिरर की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स प्लेन मिरर। और यहाँ पर जो कर्व सर्फेस है दैट मीन्स स्फेरिकल मिरर। हमारे पास 2 स्फेरिकल मिरर होते हैं और हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। तो हमारे जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि अगर आप प्लेन मिरर से जब कोई इमेज बनाते हो तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है उसको पहले पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमारा आता है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज। जितने भी कर्व इमेजेस होते हैं, सॉरी कर्व मिरर होते हैं, वो जितने भी इमेजेस बनाते हैं उसका क्या रूल होता है इमेज फॉर्म होने का। जैसे कि आपको पता है जितने भी रेज होते हैं वो एक सर्टेन पॉइंट पे मीट करते हैं, और कोई कोई रेज ऐसे होते हैं जो मीट नहीं करते, लेकिन हमें ऐसा मतलब आभास होता है, या फिर आप इसको कह सकते हैं हमें ऐसा फील होता है कि वो मीट कर रहे हैं। तो इसी के बेसिस पे और कुछ रूल्स भी हैं जो कि रेज फॉलो करती हैं जब वो इमेज बनाती हैं, तो हम लोग रूल्स को भी पढ़ेंगे। और आप इन टॉपिक्स को पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, एंड देन अभी मैं आपको जब ओवरव्यू बता रही हूँ तो डेफिनेट सी बात है आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन जब मैं आपको चैप्टर अच्छी तरह से इन डेप्थ पढ़ाऊंगी तो आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छी तरह से समझाऊंगी। देन इमेज फॉर्मेशन। इन्हीं रूल के हेल्प से हम लोग इमेज को फॉर्म करेंगे और उसके फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, लाइक उसका क्या प्रॉपर्टीज है, हम लोग कौन से ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे तो हमें किस तरह का इमेज मिलेगा। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर स्टार मार्क कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि इमेज अगर फोकस पे है तो बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, या फिर ऑब्जेक्ट का नेचर क्या होगा, सॉरी इमेज का नेचर क्या होगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको जब टॉपिक पढ़ाऊंगी तो आपको सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी। देन यूजेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। यहाँ पर मैंने यूजेस ऑफ अ प्लेन मिरर नहीं बताया, पर यहाँ पर हम लोग प्लेन मिरर का यूजेस भी पढ़ेंगे, या फिर जितने भी प्लेन मिरर से या फिर प्लेन सर्फेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसका क्या यूज होता है उसको भी पढ़ेंगे। देन मिरर फार्मूला। हमारे पास एक मिरर का फॉर्मूला भी है, फिर हम लोग इन सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद मिरर फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हमारे ये जो सेकंड पार्ट है लाइट का, या फिर इसको आप सेकंड चैप्टर भी बोल सकते हो, मैं तो जनरली इसको पार्ट ही कंसिडर करती हूँ क्योंकि ये लाइट का पार्ट है और ये एनसीईआरटी में बिल्कुल एक ही चैप्टर में दिया हुआ है, तो मैं इसको पार्ट कंसिडर करती हूँ।
तो यहाँ पर हम लोग हर बार मिरर के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन जब हम लोग रिफ्लेक्शन का पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग हर बार लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं रिफ्लेक्शन वाले जब पार्ट को पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे मैं चैप्टर का ओवरव्यू नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये सारी बातें हम लोग वहाँ पर फिर से पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको लेंस के बारे में बताऊंगी, वहाँ पर इमेज कैसे बनेगी उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसी तरह से इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उसको भी बताऊंगी। देन रूल्स वहाँ पर भी होंगे। वहाँ पर यहाँ पर तो आप देख सकते हैं इमेज फॉर्मेशन है, वहाँ पर भी इमेज फॉर्मेशन होगी। देन यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, वहाँ पर सब लेंस होंगे, स्फेरिकल लेंस। तो इसी तरह के हैं वो भी टॉपिक, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। और ये जो हमारा थर्ड वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पर आपको प्रिज्म के बारे में पढ़ना होगा, एंड जैसा कि ये ह्यूमन आइज है तो आपको आइज जो आई हमारा बना हुआ है जिस तरह से उसको भी पढ़ना होगा। तो मैं ये तीनों टॉपिक आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपने लाइट, जब मैं लाइट वर्ड यूज़ करती हूँ तो आप सीधे सन को सोचते हो, सन को इमेजिन करते हो। ये हमारा सन हो गया, वैसे तो ये इतना अच्छा भी नहीं बना हुआ है लेकिन फिर भी ये हमारा सन हो गया। और जब मैं इसकी बात करती हूँ तो आपको भी पता है सन जो है वो हमारा ग्रेटेस्ट सोर्स है लाइट का। आपको भी पता है ये सन जो है वो हमें लाइट देता है, लेकिन लाइट के अलावा भी सन हमें एनर्जी देता है। तो मैं एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ लाइट की बात कर रही हूँ। तो लाइट वो देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि हम लोग के पास स्टार्टिंग में तो सन ही सिर्फ था, क्योंकि हमारे पास तो बल्ब थे नहीं। वो तो बल्ब हमें थॉमस एल्वा एडिसन ने बना कर दिया, पर उससे पहले हम लोग सिर्फ सन को ही जानते थे कि जो हमारा लाइट का सोर्स है। तो हमारे जो यूनिवर्स में, या फिर मैं ये करूँ कि हमारे जो प्लैनेट है, इस प्लैनेट पे हमारे पास बस दो ही फेनोमेना होती हैं, या तो हमारे पास सन होता है या तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल सोर्स होती है जिसको कि हम लोग लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि हम लोग एक एनर्जी को कन्वर्ट करके लाइट में लाते हैं एंड देन हम लोग उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि जो हमारा बल्ब है उसी को देख लीजिए। तो जो हमारा बल्ब है वो पहले तो अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देते हो उसमें, देन तभी वो हमें लाइट एनर्जी देते हैं। तो यही दो सोर्स है, उसके अलावा भी कुछ सोर्स है तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जैसे कि जो हमारे जुगनू होते हैं उनके पास कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपने लाइट एमिट करते हैं, तो कुछ उस तरह के। तो मैक्सिमम जो हमारे पास सोर्स है वो हमें लाइट नहीं देता है, जो हमारे पास कुछ ही ऐसे सोर्स हैं जो हमें लाइट देते हैं। तो मैं कंसिडर करती हूँ पहले सन को, तो जो हमें सन लाइट देता है वो हमें विजिबल होता है, उसको हम लोग विजिबल लाइट बोलते हैं। नाउ विजिबल लाइट तो हमें मिल गई, लेकिन ये विजिबल लाइट हम लोग को विजिबल क्यों है, तो क्योंकि इसका जो वेवलेंथ है वो हमारे आई के किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें तीन चीज़ चाहिए। पहले तो हमारे पास आँख होना चाहिए, तो हम लोग पहले आई लिख लेते हैं। अगर आपके पास आई ही नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को कैसे देख सकते हो। देन हमारे पास जो सेकंड चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए लाइट, एंड हमारे पास जो थर्ड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, थर्ड चीज़ होना चाहिए वो होगा ऑब्जेक्ट। मैंने पहले ही आपको बोल दिया, कोई बात नहीं। तो जो हमारा आई है वो तो आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देन लाइट और देन ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीज़ मैं इसलिए पहले आपको दिखा रही हूँ और समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेट से मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। आप अपने रूम में जाना और अपने रूम की सारी लाइट को ऑफ कर देना, कोई भी लाइट का सोर्स नहीं होना चाहिए। एंड देन आप अपने सामने एक मिरर को रखना, क्योंकि आप उसमें अपने फेस को देखने वाले हो, तो आप अपने मिरर के सामने रहना, मतलब कि आप अपने मिरर के बिल्कुल ठीक सामने खड़े हो जाना। देन आप अपने फेस पे लाइट ना मारकर इस ऑब्जेक्ट पे, दैट मीन्स कि इस मिरर पे लाइट मारना, तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इवन आपका जो फेस है वो भी आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा। देन यहाँ पर मैं ये फेनोमेना करने का मतलब बताती हूँ। जैसे कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आपके पास लाइट है, लेकिन आपके पास जो आई है वो नहीं है, क्योंकि आप आई को एक ऐसे पोजीशन पे लेके जा चुके हो कि यहाँ पर जब रिफ्लेक्शन होगा तो आपके आई पे काफ़ी ज़्यादा लाइट पड़ने के कारण आपके वो फ्रीक्वेंसी से बाहर हो जाएगा, जिसकी वजह से आप कुछ भी देख नहीं पाओगे। और यहाँ पर कुछ भी होगा तो आपको वो बिल्कुल क्लियरली नहीं दिखेगा। देन आप यही चीज़ अपने लाइट, ये जो लाइट है उसको अपने फेस पे जब ऐसे करोगे तो जो आपका फेस है वो बिल्कुल आईने में क्लियर दिखाई देगा। तो जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और एक लाइट होना चाहिए, उसके अलावा एक आँख होना चाहिए, और जो आपका फेस है वो रिफ्लेक्ट करेगा तभी आपको इस ऑब्जेक्ट में, दैट मीन्स कि इस मिरर में आपको आपका फेस दिखेगा। लेकिन अगर आपके पास इन तीनों में से एक भी चीज़ मिसिंग रही तो आपको वो नहीं दिखाई देगा। नाउ आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, तो मैं आपको एक छोटा सा और इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, एक अप्रॉक्स 95, या फिर मैं इसको अगर कंसिडर करूँ तो 97% जो ऑब्जेक्ट हैं वो ल्यूमिनस हैं, सॉरी नॉन ल्यूमिनस हैं। मैं यहाँ पर आगे में नॉन लिख देती हूँ। हाँ, तो हमारे पास 97% जो ऑब्जेक्ट हैं वो नॉन ल्यूमिनस है। नाउ व्हाट इज़ द मीन ऑफ नॉन ल्यूमिनस, जो हमारा नॉन ल्यूमिनस वर्ड है उसका मतलब क्या है। तो जैसे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने अंदर से लाइट को एमिट कर रहा है, लेट से ये जो सन है वो एक ल्यूमिनस सोर्स है, दैट मीन्स कि इसके अंदर से लाइट बाहर आ रही है, ये हमें लाइट दे रहा है, तो ये जो होगा ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। देन ये जो हमारा बल्ब है वो भी एक ल्यूमिनस ही है,
मैं यहाँ पर इसको लिखने की बजाय डायरेक्ट ऐसे एरो बना देती हूँ, आप समझ जाएंगे। और उसके अलावा जितने भी आपके बुक्स हो गए, टेबल हो गए, चेयर हो गए, या फिर आप जिससे पढ़ रहे हो अभी, लाइक जो आपका पेन हो गया, कॉपी हो गया, ये सारी चीज़ें नॉन ल्यूमिनस है। तो आपको अब समझ आ गई होगी कि नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पर डिफाइन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। द ऑब्जेक्ट्स which emit their own light is known as luminous object। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देना हो तो आप लिख सकते हैं सन हो गया, मून हो गया, या फिर स्टार्स हो गए, एंड देन जो आपका बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब भी जिसको आप बोलते हैं, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि आपके अगर कभी आपने लाइट चली जाती हो तो आप देखे होंगे कि आप कैंडल का यूज़ करते हो। तो कैंडल भी क्या है, एक सोर्स है लाइट का, क्योंकि तभी तो आप उसको यूज़ करते हो, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता तो आप कैंडल का यूज़ करते हो। देन जो हमारा फायर होता है जिसको कि आप यूज़ करते हो खाना बनाने में, या फिर जनरली अगर आपके पास लाइट नहीं होती तो आप फायर का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये भी हमारा एक सोर्स हो गया लाइट का। एंड देन बहुत सारी चीज़ें आपके अराउंड, आप खुद भी नोटिस करना, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि जो टॉर्च होते हैं वो हो गए, और जो ट्यूब बल्ब्स हो गए वो भी हो गए। ट्यूब बल्ब और इलेक्ट्रिक बल्ब आप एक ही साथ कंसिडर करोगे, सो दैट्स ओके। सो आई होप आपको इतने एग्जाम्पल्स के बाद समझ आ गया होगा कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। देन हमारे पास जो सेकंड होता है वो नॉन ल्यूमिनस होता है। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो आप इसी डेफिनेशन में बस नॉट का यूज कर दो, जैसे कि द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट इज नोन एज, यहाँ पर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट इज नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको एग्जाम्पल खुद भी बहुत सारे मालूम है, जैसे कि बुक्स हो गए, या फिर मैं यहाँ पर लिख दूँ पेन, या फिर फैन, इट इज़। यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो गए। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 97% अप्रॉक्स इतने सारी चीज़ें जो हैं वो नॉन ल्यूमिनस में फॉल करती हैं इस कैटेगरी में। तो आपको ये अब एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। एंड नाउ आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, लेट्स से कि जो हमारा सन है उसको हम लोग कैसे देखते हैं वो हमें मालूम है। वैसे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग सन को नहीं देख सकते, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट सप्लाई करता है, जिसके कारण से हमारा जो आँख है वो बिल्कुल इसको डायरेक्टली नहीं देख सकता। पर जो हमारे मून होते हैं, सॉरी यहाँ पर मून मैंने गलती से लिख दिया, शायद मैंने सन मून ऐसे लिखते लिखते यहाँ पर मून लिख दिया, पर ये मून नहीं होगा, क्योंकि जो मून होता है वो तो रिफ्लेक्ट होके ही जो सन का जो रेज उस पर पड़ता है तब वो रिफ्लेक्ट करके ही हमें लाइट देता है। तो मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया होगा शायद। सो आप यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लेंगे। हाँ, तो जो भी हमारे सन होते हैं वो जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट देने की वजह से हम लोग उसको नहीं देख सकते, लेकिन जब आप कैंडल को देखते होगे तो कैंडल आपको दिख जाती होगी। एंड देन फायर, ये सारी चीज़ें आपको विजिबल होती हैं। देन आप सोच रहे होगे जो हमारे पास बुक होते हैं, जो भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, वो हमें कैसे दिखाई देती है। देन ये एक लाइट का बहुत ही सुंदर सा फेनोमेना है जो कि रिफ्लेक्शन है, उसकी वजह से हम लोग इसको देख पाते हैं। तो हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम लोग रिफ्लेक्शन के थ्रू देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक पार्टिकल है, लेट से ये पार्टिकल पी है, और जब इस पर लाइट फॉल करेगी तो हम लोग इस लाइट के पार्टिकल को, सॉरी इस पार्टिकल पे जब लाइट फॉल करेगी तो ये रिफ्लेक्ट करेगी। लेट से ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट की और ये सारे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट की जिधर भी इसका मन किया। देन आप एक साइड पे, लेट से आप यहाँ पर खड़े हो, तो आप यहाँ पर जब इसको खड़े होकर देखोगे तो आपको ये पार्टिकल तब दिखेगी। दैट मीन्स कि आपको डायरेक्टली पार्टिकल ऐसे ही नहीं दिख रही है, जब वो लाइट उस पर पड़ेगी और देन तभी आपको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था, आपने जब ये लाइट को डायरेक्ट मिरर पे जब ऐसे मार दिया था तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखा था, आपको आपका फेस नहीं दिखा था, लेकिन आपको थोड़ा बहुत दिखा होगा क्योंकि वो रिफ्लेक्शन की वजह से आपको थोड़ा बहुत आपका फेस दिख गया होगा। लेकिन जब आप अपने लाइट को अपने ही फेस पे मारते हो या फिर अपने फेस पे ऐसे दिखाते हो तो रिफ्लेक्शन की वजह से आपका फेस जो है वो मिरर में बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो मिरर है वो एक तरह का, आपको कहते हैं कैथलेट का काम करता है, या फिर मैं ये कहूँ कि एक मीडियम है आपको दिखाई देने का। आप वाटर में भी इसी सेम फिनोमिना को देख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम लोग रिफ्लेक्शन सिर्फ मिरर में ही देख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप लोग वाटर का यूज़ कर सकते हो, आप वाटर में भी देख सकते हो अपने आप को। जैसे कि आप जब वाटर के किनारे खड़े होते हो
कहीं पे भी एकदम बिल्कुल क्लीन वाटर होता है, एकदम से क्लीन वाटर। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल डर्टी वाटर में खड़े हो एंड देन बोल रहे हो वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो जो क्लीन वाटर होते हैं, जब आप उसमें खड़े होते हो तो वहाँ पर आपको अपने आप को देख सकते हो। तो यहाँ पर जो वाटर होता है वो भी एक मीडियम का काम किया, वो भी एक सोर्स या फिर मैं ये कहूँ एक तरह का आपके लिए मीडियम बना, जिसके हेल्प से आप लाइट को देख पाते हो, सॉरी अपने आप को देख सकते हो और रिफ्लेक्शन के बाद इमेज को देख पाते हो। उसके अलावा जितने भी स्मूथ सरफेस होते हैं, मेरे कहने का मतलब स्मूथ सरफेस दैट मीन्स कि कभी आप जब मार्बल या टाइल्स जैसी चीज़ों, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं मार्बल रख दूँ तो मार्बल कितना ज़्यादा स्मूथ होता है, या फिर जितने भी टाइल्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होते हैं। तो जब आप अपने आप को उसमें देखते हो तो आपको वो बिल्कुल दिख जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सर्फेस होता है, जिसकी वजह से आपको कोई भी चीज़ काफ़ी क्लियरली दिखाई देती है। मैं आपको बताऊंगी, आपको अगर ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि स्मूथ सर्फेस क्या होता है और रफ सर्फेस क्या होता है। आप स्मूथ सरफेस के हेल्प से भी अपनी इमेज को देख सकते हो। उसके अलावा जो हमारा मिरर है वो तो आपके पास ऑप्शनल है ही, सॉरी वो तो बिल्कुल मैंडेटरी है, ऑप्शनल क्या है। तो मिरर के हेल्प से भी, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके हेल्प से आप अपने रिफ्लेक्शन को देख सकते हो। तो यहाँ पर या तो आप अपने आप को जब देखना चाहते हो तो यहाँ पर इन तीनों में से किसी का भी यूज़ कर लो, आपके लिए बिल्कुल सही है। नाउ उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता है लाइट जो है एक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, उसी को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। So light travel in a straight path, so that's why we can say it has a property that means to propagate in a straight path। तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसके पास एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को हम लोग एक स्पेशल नाम से बोलते हैं जो कि रेक्टिलिनियर है। दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पर एक लाइट का सोर्स लेते हो एंड देन यहाँ पर एक कोई भी ऑब्जेक्ट रख देते हो, देन जब ये लाइट इससे पास होगी तो यहाँ पर आपको एक शैडो फॉर्म होगा। तो जिसकी वजह से आप कह सकते हो जो लाइट होता है हमारा वो एक स्ट्रेट पाथ में जाता है। अगर वो स्ट्रेट पाथ में नहीं जाता तो लाइट यहाँ से जाती एंड देन यहाँ से बेंड करके आगे बढ़ जाती, या फिर लाइट यहाँ से जाती एंड देन बेंड करके कुछ इस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाती। पर ऐसा नहीं हुआ। तो मैं ऐसे इसको देख के बता सकती हूँ कि जो लाइट है वो शैडो फॉर्म कर रही है और जिसकी वजह से ये एक रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी को पसेस करती है। दैट मीन्स कि लाइट कैन ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ, या फिर लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। तो लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। सो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर के एंड में आ चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो ट्यूटोरियल। और ये सब हमारी कुछ फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि आप अपने आप को हमारी साइट पर रजिस्टर करवा सकते हो, जिसकी वजह से जितनी भी हमारी नोटिफिकेशंस होंगी हम लोग उसको आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देन आप हमारी पेड और फ्री सर्विसेज दोनों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो एडिशनल कोर्सेज में भी अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। जो कोर्सेज हैं वो बिल्कुल आपके लिए डिजाइन की गई है, बिल्कुल यूजर फ्रेंडली है, तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जब आप उसमें अपने आप को एनरोल करवाओगे तब। देन 1-to-1 लाइव सेशन की मैं बात करूं तो आप ये बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आप बिल्कुल एक टीचर से पढ़ते हो तो वो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। सो उसके अलावा और भी कई सारी बेनिफिट्स हैं। जब आप ये पोर्टल को ओपन करोगे तो उसमें कई सारे बेनिफिट्स भी हैं और उसके अलावा कई सारे पैकेजेस भी हैं जो कि बिल्कुल अफोर्डेबल है। तो आप चाहें तो उनको भी बाय कर सकते हैं। और वो पैकेजेस अगर आपको मूड नहीं है बाय करने का तब भी आप उसके अलावा जितनी भी और भी सर्विसेज हैं जैसे कि स्टडी मटेरियल्स आप उनको भी देख सकते हैं, या फिर रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि 1-to-1 लाइव सेशन में एनरोल करवाते हैं। लेकिन अगर आप 1-to-1 में नहीं भी एनरोल करवाते हो तभी ये वाला पोर्टल हम लोग ट्राई करेंगे आपके लिए ओपन करने का। नाउ एकेडमिक कंसल्टेंसी, जो एकेडमिक कंसल्टेंसी वाली फैसिलिटीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि आप जब छोटे होते हो एंड धीरे धीरे आप जब ग्रो करते हो तो आपके माइंड में कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि एकेडमिक रिलेटेड होते हैं। सो आप उन सारे क्वेरीज को यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हो। देन ये हमारा बुक वर्ल्ड है, मैं एक और लिख देती हूँ JR बुक वर्ल्ड। ये हमारा अनदर प्लेटफॉर्म है। अगर आप चैनल में जाकर देखोगे जो फीचर चैनल है उसमें आप देखोगे कि हमारे पास ये वाला जो चैनल है वो बिल्कुल स्टूडेंट के लिए डिजाइन है, क्योंकि जब आप यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑडियो बुक्स मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री हैं और आप बिल्कुल फ्री सुन भी सकते हो। यहाँ पर बुक्स जो होते हैं वो आपको फिजिकल फॉर्मेट में नहीं मिलते हैं, यहाँ पर आपको ऑडियो बुक्स मिलेंगे। आप कोई भी काम कर रहे हो तभी आप अपने कान में ईयरफोन लगा के इन सारे बुक्स को सुन सकते हो। इनकी क्वालिटीज काफी ज्यादा बेस्ट होती हैं। दैट मीन्स कि आपको ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं आवाज की फ्रिक्वेंसी अच्छी है और कहीं पे काफी ज्यादा खराब। तो ऑडियो की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी थ्रू आउट द ऑडियो, सो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देन आप इसके हेल्प से अपने जो इंडियन एक्सेंट है
वो सारे बुक्स इंडियन एक्सेंट में होने की वजह से जब आप इसको सुनते हो तो आपके जो इंडियन एक्सेंट है वो अल्टीमेटली इंप्रूव होगी। सो इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंडियन एक्सेंट। एंड उसके अलावा जो आपके पास अगर कोई भी बुक्स होंगी, लेट्स से अगर आपको कोई भी नॉवल अच्छी लगती हो बट आपके पास उसका ऑडियो फॉर्मेट नहीं है, तो आप जब हम लोग को बोलोगे, दैट मीन्स हमारी टीम को बोलोगे, तो वो आपको ये सारे बुक्स अवेलेबल करवाने की कोशिश करेगी। और जो हमारे साइट पर आप जाते हो jrworld.in, तो आप वहां पर जाओगे तो आप अपने आप को JR के जो बुक वर्ल्ड वाले पेज है, पोर्टल है सॉरी, उस पर भी रजिस्टर करवा सकते हो। और जब आप इस पर रजिस्टर करवाओगे तो जब हम लोग नए नए बुक्स लाएंगे या फिर बुक्स से रिलेटेड कोई भी अपडेट लाएंगे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। ये सारी हमारी फैसिलिटीज थी जिसको कि मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। एंड आई विल कम अप विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, बाय बाय।